नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। कभी इतिहास में अगर आप देखें तो कांग्रेस पूरे मैप पर, भारत के पूरे मैप पर कांग्रेस का नाम हुआ करता था, निशान बना करता था। लेकिन आज कांग्रेस की कुछ राज्यों में ही सरकार है और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में से तो 1989 के बाद कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई है। दरअसल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले कांग्रेस का यह दावा है कि हम इस दफा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और तस्वीर बदल जाएगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, आपका द फेडरल देश में स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। आपका चैनल खूब सत्य को कथ्य के साथ दिखाए। शुभकामनाएं। नहीं सर, हमारी तो कोशिश रहती है कि जो तथ्य है, जो सच है, वही दिखाया जाए, वही बताया जाए। सर, कांग्रेस का प्रदर्शन खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 1989 के बाद आप लोग जो है सरकार में नहीं है। आखिरकार सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सरकार में नहीं है, जनता ने नहीं चुना, सबसे बड़ी तो यही वजह है। लगातार हमारा प्रदर्शन कमजोर हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने ना तो कमंडल की राजनीति की, ना मंडल की राजनीति की। और जो परिस्थितियां उस वक्त थी, जिस तरीके से एक तरफ यात्रा थी, क्या नाम, सोमनाथ से लेके अयोध्या तक की, और दूसरी तरफ जिस तरीके से वीपी सिंह जी ने जो मंडल के प्रति अपना वो दिखाया, और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में हम सब लोग जो है बड़े स्पष्ट रूप से जातिवादी राजनीति के विरुद्ध थे और धार्मिक राजनीति के विरुद्ध थे। और देश को इन दोनों चीजों में बाकी चीजों की वजह से आगे कर दिया गया। और हम लोग उस समय जो आग लगी हुई थी उसको बुझाने में लगे रहे, और जो लोग इसमें सांप्रदायिकता का पेट्रोल डालने में लगे हुए थे, वो इसको फ्लेयर अप करके आगे बढ़ गए। तो मूल कारण तो देखिए बड़ी स्पष्ट है कि मूल कारण तो यही था, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि भारत को बनाने में जो कांग्रेस की भूमिका है, भारत को आजाद कराने में जो कांग्रेस की भूमिका है, भारत देश के डीएनए में जो कांग्रेस है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे जो संविधान के विरुद्ध हो, भारत के इस लोकतांत्रिक अंतर्मन के विरुद्ध हो। तो हम लोगों ने नहीं किया, हम पिछड़ गए। देखिए सर, अगर आप लोगों ने मतलब भारत के जो अंतर्मन के साथ कोई मतलब जो अंतर्मन भारत का है, जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उन्हीं सब चीजों को लेकर के आप आगे बढ़े, तो आखिरकार फिर भी जनता के मन में, जनता के दिल और दिमाग में आखिरकार वो आप 1989 के पहले तक तो कामयाब थे। लेकिन 1989 के बाद से स्थिति जो हुई कि भारत के, आप कह रहे हैं कि भारत के अंतर्मन को हम बेहतर समझते हैं, भारत की विविधता को समझते हैं, हमने जातिवादी राजनीति नहीं की, हमने धार्मिक सांप्रदायिक कोई राजनीति नहीं की। तो बावजूद जो है जनता इस चीज को मतलब कैच क्यों नहीं करती है? यही तो सबसे मूल सवाल है। ये तो जनता से पूछा जाना चाहिए ना, ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल तो क्योंकि जनता के क्योंकि लिए है ना, ये सवाल। राजनीतिक दल तो जनता के बीच ही जाते हैं और नहीं, उनसे ही बात जनता की है, मनुहार वही करते बात। हैं। देखिए ललित जी, जनता के बीच में जाना, अपनी बात कहना, संविधान सम्मत बात कहना, सांप्रदायिकता के विरोध में कहना, जातीयता के विरोध में कहना, ये हमारा काम है। और हम इसको चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते, हम इसको कहते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमें जनता ने क्यों हराया, इसका जवाब भी जनता ही देगी, जैसे इसका जवाब भी जनता ही देती थी कि जनता ने हमें क्यों जिताया। हमने तो आजादी के बाद, जब लगभग 150 करोड़ रुपए थे भारत के पास, हमने उस वक्त तो हथियार नहीं खरीदे ना। हमने तो उस वक्त भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने तो उस वक्त आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए, भाभा बनाया, रेल बनाया, तेल बनाया, पीएसयूज बनाए। हमने तो वो उत्तरोत्तर एक विकास, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राजाओं का रिसीवर्स कम किया, बंद किया। हमने तो कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना की, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान की, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी। हमने तो परमाणु विखंडन किया, परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। उसके बाद राजीव गांधी जी पंचायती राज लेकर के आए, एक झटके में
दुनिया के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलता है ललित जी कि एक झटके में 29 लाख राजनीतिक नए पदों का निर्माण अगर किसी सरकार ने किया तो कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी ने किया। 29 लाख पद पूरे देश में एक झटके में। आप समझ सकते हैं, जनता ने आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद हम मनरेगा हम लेकर के आए, आरटीआई हम लेकर के आए, राइट टू फूड हम लेकर के आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर के आए। तो हम तो अपना काम करते रहे, और जो लोग धर्म को एक हथियार बनाकर काम करना था वो अपना काम करते रहे। और जैसे लेकिन जैसे सर जैसे जैसे लेकिन सर संपन्नता हाँ, आती है वैसे वैसे लोगों को वो धर्म की तरफ ले गए। संपन्न लोगों को, गरीब लोगों को नहीं ले जा पा रहे थे। तो हमने गरीबी उन्मूलन का काम किया। तो अब उसके बाद फैसला तो जनता को देना है। जिस जनता ने हमें 60-65 साल लगातार सर माथे पर बैठा के रखा, उस जनता ने कहा नहीं भाई, अब ये धार्मिक चीजों को भी देखते हैं, तो हमारे लिए तो उनका वो फैसला भी शिरोधार्य है। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि कांग्रेस रूट आउट हो गई, तो ये गलत है। आज की डेट में भी कांग्रेस पूरे देश की सार्वदेशिक पार्टी अगर एकमात्र कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। कांग्रेस हर गांव में है, कमजोर हुई है, इस बात को हम मान सकते हैं। सत्ता में नहीं है, नहीं, इस बात लेकिन को हम लेकिन मानते हैं। सर 1900 अगर खाली यूपी की ही अगर बात करें हम लोग, तो 1989 के बाद से 17 आपने प्रदेश के अध्यक्ष बदले, और उसमें हर जाति बिरादरी, हर समाज के लोगों को आपने मौका भी दिया। तो यहाँ सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है कि जो आपका जो सकारात्मक, जो अभी आपने बात की कि गरीबी उन्मूलन, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद जो है तेल, मतलब तमाम सारे ऐसे मुद्दे जो देश की बुनियादी विकास के लिए जरूरी थे, उस पर आपने राइट टू फूड, उसके बाद राइट टू एजुकेशन, ये तमाम सारी जो आप कह रहे हैं, मनरेगा स्कीम, ये तमाम सारी चीजें। लेकिन ये जो सकारात्मक जो बातें हैं, जो सकारात्मक आपके प्रयास थे, वो जनता के दिमाग से यूं फिसल गए, या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव सेट करने में डेवलप हुई कि कांग्रेस ने जो भी कुछ किया वो कागजों तक ही सीमित रहा, हकीकत में जमीन पर वो उतरा नहीं, लिहाजा कांग्रेस को देखिए, जनता ने नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी, इनके अनुसांगिक संगठन, उससे पहले जनसंघ, उससे पहले हिंदू महासभा, रामराज परिषद, आरएसएस 1925 से यही कर रहा था। ऐसी तो बात नहीं है कि ये पहले तो ये हमें कहीं कोई ऐसा तो था नहीं कि इन्होंने 1989 के बाद ही क्या नाम लाठी बरसानी शुरू की और पहले फूल बरसाते थे। ये तो हमारे ऊपर पहले भी लाठी बरसाते थे। मसला, आप चीज को देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि जब गरीबी उन्मूलन एक सीमा से ऊपर जाने लगा, गरीबों की संख्या घटने लगी, मध्यम वर्गीय जो संपन्नता बढ़ने लग गई, तो उस संपन्नता में धर्म की चाशनी को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चालाकी से अंदर किया। भाई, जवाहरलाल नेहरू जी से बड़ा धार्मिक कौन? और 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े धार्मिक आदमी हैं, एक तस्वीर कुंभ की दिखा दीजिए उनकी, एक तस्वीर। 1990 से सक्रिय राजनीति में है ना नरेंद्र मोदी, एक तस्वीर कुंभ की दिखा दीजिए। तो धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों ने जो एक मायावी तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, उसका प्रतिफल रहा। नहीं तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता उन्हीं मायावी ताकतों को, उन्हीं छल को जो है वो पसंद कर रही है, मतलब आपके कहने का अर्थ तो यही हो गया। मसला देखिए, पसंद और नापसंद जनता के फैसलों को सिरोधार्य करना चाहिए, एक बात। और जनता को हम ये नहीं कह सकते कि वो उसमें फंस रही है या उसमें फंस रही है, वो जनता है, जनार्दन है हमारी। हम उनके विवेक पर, उनके फैसलों पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जनता का फैसला हर कीमत पर हमें मंजूर है। हाँ, 2014 तक जनता ने फैसले किए, 2014 में भी जनता ने फैसला किया, जो कि 2014 के बाद जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें फैसला कहीं और से हो रहा है। उसमें लेकिन सर फैसला उसमें फैसला सबसे बड़ा यंत्र सवाल है, ये है, मंत्र है, तंत्र है, माया है? नहीं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जनता ये भी सवाल करती है कि कांग्रेस की पार्टी अगर कहीं सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वहां उनको कोई खोट नजर नहीं आता है, लेकिन उसके बाद अगर हार होती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये तो ये ये ये, ये ये मतलब लगता जनता है कि कांग्रेस का ही दोहरापन है, या दोहरा मतलब व्यवहार है, कि दो तरह की बात है। मूल रूप से जनता नहीं कहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड
मीडिया है जिसको हम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, लंपट मीडिया भी कहते हैं, रीढ़ विहीन लोग और भी ये कहते हैं। सर, ये सुनिए जनता ना, ये अब भी आप जानना चाहती सवाल है कि सवाल 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 कीजिए तो जवाब सुनने का धैर्य करिए। नहीं नहीं, एकदम एकदम है। तो धैर्य से सुनिए फिर जवाब। तो ये जो लंपट मीडिया है, ये जनता के बीच में अपने कुछ लोगों को प्रस्तुत करके इस तरीके का माहौल बनाता है। हमने अगर ईवीएम पे प्रश्न उठाए तो आप राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए 2018 की, जब हम 3 राज्य सीधे सीधे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जीते थे। उस ड्यूरेशन में भी जो प्रश्न आप आज मुझसे कर रहे हैं, वो प्रश्न राहुल गांधी से किया गया। तो उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीत गए हैं, लेकिन ईवीएम पर प्रश्न जारी रहेंगे। अखिलेश यादव का आप उठाइए अभी कि हम 80 की 80 भी लोकसभा की सीट अगर 2024 में जीत जाते तब भी हम ईवीएम पे प्रश्न उठाते। और इसके बाद क्योंकि क्योंकि इसके सर, बाद हम्म, इसके बाद तो हमने प्रमाण भी दे दिए। महादेवपुरा असेंबली में प्रमाण दिया। कोई जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ने दिया हो तो बताइए, सिवाय ये कह देने की बेसलेस है। कर्नाटक की दूसरी असेंबली में जहां हमारे 6000 वोट कटवाने की कोशिश की, प्रमाण दिया। महाराष्ट्र में हमने प्रमाण दिया कि 5 बजे के बाद 70 लाख वोट पड़ गए। 5 साल में 36 लाख वोट बढ़े थे पूरे महाराष्ट्र में। 5 साल में 36 लाख, मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था। 5 साल में 36 लाख वोट बढ़े थे और 5 महीने में 42 लाख वोट बढ़ गए। हमने वो भी प्रमाण दिए। हमने इसके बाद हरियाणा में प्रमाण दिए कि किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर, किस तरीके से ब्राजीलियन तारिका 22 जगह फिगर कर रही है। हरियाणा के वोटिंग में 19 लाख वोट हैं जो डुप्लीकेट है या जैसे हैं, जिस तरीके से जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है ना? और ये तब है जब चुनाव आयोग डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सारे प्रमाणों के साथ कहा कि जिस तरीके से ये यंत्र मंत्र तंत्र और माया, भारतीय जनता पार्टी ने, कभी आपने देखा कि जिस दिन चुनाव हो रहा हो, चुनाव वाले दिन से एक दिन पहले आजीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं? अशोक गहलोत जी की सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने मोबाइल देने की बात की थी। उसके बाद चुनाव आदर्श आचार संहिता लग गई थी। चुनाव आयोग ने 2 महीने पहले हमारा मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया था। और नरेंद्र मोदी की सरकार का बिहार में चुनाव वाले दिन से, जिस दिन वोटिंग होनी थी, पोलिंग, उस दिन से एक दिन पहले तक 10,000 रुपए जा रहे थे। तो अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी वजह से, तो आप धन्य हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट किया 2022 के चुनाव के पहले, और लेकिन यह है कि वो चीज मतलब टेक ऑफ नहीं कांग्रेस कर पाई। जबकि ये कहा जा रहा था कि बार बार डिमांड भी हो रहा था कि प्रियंका जी को लाइए, यूपी में लाइए, उनको एक तरफ से दूसरी तरफ, एक कोने से दूसरे कोने जो है उनका दौरा कराइए। बावजूद रिजल्ट जो है उस हिसाब से नहीं रहा। तो क्या आपको लगता है कि जो एक करिश्मा मतलब गांधी फैमिली में खास तौर से मतलब राहुल और प्रियंका जो है, वो इस तरीके से वो करिश्मा यूपी में नजर नजर नहीं आ रहा? एक चुनाव में आप ना तो कोई किसी चीज को स्वीकार कर सकते हैं, ना किसी चीज को नकार सकते हैं। वही प्रियंका गांधी जी जो हिमाचल में चुनाव जितवाती हैं, वही प्रियंका गांधी जी जो कर्नाटक में चुनाव जितवाती हैं, वही प्रियंका गांधी जी हैं जो तेलंगाना में चुनाव जितवाती, उत्तर प्रदेश में हार जाता। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संगठन का, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष का निर्देश जो होता है वो सरमाथे पर होता है। प्रियंका गांधी जी ने भी सरमाथे पर लिया। आज की डेट में प्रियंका गांधी जी स्क्रीनिंग कमेटी की हेड हैं असम की। तो वो सार्वदेशिक नेता है। पूरे देश में कहीं पर भी वो करिश्मा अपना दिखाती हैं। अपनी वोट लाने की क्षमता उनमें, उनमें संगठन की क्षमता, उनमें नेतृत्व की क्षमता। और गांधी परिवार के बारे में बड़ा स्पष्ट कह दूं, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की सीमेंटिंग फोर्स है। गांधी परिवार के बिना हम कांग्रेस की परिकल्पना या नहीं कर सकते। ये बात साफ है एकदम। इसको आप चाटुकारिता कहिए, फलानी चीज कहिए, आप कोई किसी चीज को उठाइए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन गांधी परिवार हमारी सीमेंटिंग फोर्स है। ये वो गांधी परिवार है जो आजादी के आंदोलन में 48 साल जेल में रहा। 48 साल, ठीक है ना? ये वो गांधी परिवार है जिसने देश के लिए 2-2 प्रधानमंत्री शहीद किए। ये वो गांधी परिवार है जिसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दी थी। सारी की सारी संपत्ति।
तो इस गांधी परिवार में पर के नेतृत्व पर हमें गर्व है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बाकी एक हार या एक जीत गांधी परिवार को परिभाषित नहीं करती। लेकिन सर हार तो बहुत सारी हुई है, और इसके साथ ही एक सवाल और सर है कि भले ही आप हिमाचल प्रदेश जीत जाइए, कर्नाटक जीत जाइए, और दूसरे स्टेट जीत जाइए, ये तो सच है, ये तो सच्चाई है कि जब तक यूपी में 80 सीटें या विधानसभा की 403 सीटों में 202 जो मैजिक नंबर है वो नहीं आता है, तब तक आप दिल्ली का सपना तो कम से कम नहीं देख सकते। ये भी सच्चाई है। इस बात से मैं सहमत हूं आपकी। हम संगठन के रूप में यहाँ पर कमजोर हुए, इसीलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, पाँव-पाँव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। संगठन सृजन हमारा चल रहा है। सारे आज भी भारतीय जनता पार्टी के सारे जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं घोषित हो पाए, लेकिन हमारे सारे जिलाध्यक्ष घोषित हैं। हम सड़क पर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। अजय राय जी का नेतृत्व है, अविनाश पांडे जी हमारे प्रभारी महासचिव हैं। सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसका प्रतिफल हमें 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला। आपके सामने है कि 2 सीट हमारे पास विधानसभा में थी, मात्र 2% हमारे पास वोट था विधानसभा में, 2 पॉइंट समथिंग परसेंट, ठीक है ना? और उसके बाद 2024 में हम 43 लोकसभा सीटें जीतते हैं। 43 लोकसभा सीटें हम लोग जीतते हैं, एक आधी सीट नहीं जीतते, 43। वही भारतीय जनता पार्टी, वही आपके तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के साथी बाराती लगातार कहते हुए नहीं थक रहे थे। कोई कह रहा था कि भाजपा 78 सीट जीतेगी, कोई कह रहा था 80 सीट जीतेगी, कोई कह रहा था रायबरेली भी हार जाएंगे, कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ। लेकिन जब परिणाम आया तो 43 सीटें हम लोगों ने जीती, और अगर शासन प्रशासन ने दबंगई और बेईमानी न की होती तो हम कम से कम 50 सीटें पार करते। अच्छा सर, एक सवाल है कि खास तौर से पीडीए जो भी आपने जिक्र किया कि 2024 में हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, खास तौर से पीडीए को लेकर के। पीडीए में जो पी है वो पिछड़ा है कि पंडित है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी अब वाजिब हो रहा है कि शंकराचार्य का भी मुद्दा आ गया है, जिसको आप लोग बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि योगी की सरकार में ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ भेदभाव हो रहा है, मतलब एक खास तबके को ही आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जनता ये भी जानना चाहती है कि पीडीए में पी अब पिछड़ा हो है या पंडित है? पीड़ित नहीं हो सकता है क्या? जो पीड़ित है, सरकार से पीड़ित हो, किसी चीज से पीड़ित हो, किसी भी अन्याय से पीड़ित हो, वही तो पिछड़ा है। आज की डेट में दुर्भाग्य है देश का, पूरे देश का दुर्भाग्य है कि जिस ब्राह्मण को आजादी के आंदोलन के बाद, जब देश आजाद हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नेतृत्व मिला था। ब्राह्मण कहते थे हमारा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी नेता है, यही सारा ब्राह्मण समाज कहता था। काशी विद्वत परिषद कहती, फिर कहते थे राजीव गांधी हमारे नेता है, फिर कहते थे कि साहब क्या नाम गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, पंडित कमलापत त्रिपाठी हैं, श्रीपति मिश्रा साहब हैं, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी हैं, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी। हम मतलब दल हित उससे परे चले जाते हैं। और आज की डेट में ब्राह्मणों का नेतृत्व कौन कर रहा है? श्री नरेंद्र मोदी जी। बताइए उत्तर प्रदेश में या देश में ब्राह्मणों का नेता कौन है आज की डेट? तो ब्राह्मण भी तो पीड़ित और पिछड़े हो गए ना, उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से। जिस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को, छोटी उठ के बटकों को, छोटे छोटे बच्चे 11-12 साल के बच्चे होते हैं, उनकी शिखा पकड़ करके, जिसमें साक्षात देवी का वास, शिखा पकड़ करके पैरों, बूट उनके गले पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। अगर ब्राह्मणों के नेतृत्व किसी गांधी परिवार के पास अगर होता, तो क्या इतनी हिम्मत थी कभी? किसी की हैसियत थी? आप बताइए। मैं पीड़ित की बात कर रहा हूं, मैं शोषक की बात नहीं या सामंती की बात नहीं कर रहा हूं। किसी पीड़ित ब्राह्मण के अब गले में ऐसा हो सकता था? अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, सनातन को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, आपके सामने है कि उनकी निर्जीव पालकी, जिसमें सजीव साक्षात रुद्रावतार बैठे हैं, जो आज की डेट में साक्षात रुद्रा शिव अवतार शंकराचार्य। हमारे सनातन धर्म में तो यही कहा गया, आप भी सनातन धर्मी हैं। उनको जिस तरीके से अपमानित किया जाए, उनके बटकों को जिस तरीके से मारा पीटा, अपमानित किया, आप अपराधी हैं वो लोग। और उसी समय कह रहे हैं कि साहब मेले में भगदड़ मच जाएगी।
और उसी समय सतुआ बाबा का हाथी आ जाता है मेले में, उसको ससम्मान संगम नोच पे ले जाते हैं। उसी समय वो राम भद्राचार्य है, वो अपनी 10 गाड़ियों के साथ संगम नोच पे चला जा रहा है। खाली स्वामी शंकराचार्य जी की निर्जीव पालकी से इनको दिक्कत हो रही, क्योंकि इन्हें परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी को अपमानित करना है। चूंकि कुंभ के मेले में शंकराचार्य जी ने सच बोल दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमसे झूठ बोला कि कुंभ में कोई भगदड़ नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम लोगों ने शाही स्नान किया उस दिन, जिस दिन कुंभ में लोग गोलोकवासी हुए थे। उसका लेकिन बदला सर ये एक लोग। सवाल लेकिन सर एक सवाल है कि खास तौर से शंकराचार्य के मुद्दे पर जिस तरीके से यूपी के सीएम बार बार ये कह रहे हैं, पहली बात तो जबान मतलब उन्होंने खोली और उन्होंने कहा जो है कि कोई व्यक्ति खुद को शंकराचार्य कह दे, ये कैसे? मतलब यूपी की ये पूरी देखिए, आबादी अपने को सीएम कह दे। ये फिजूल है। शंकराचार्य क्या भाजपा तय करेगी, या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तय करेगा कौन होगा शंकराचार्य? नहीं, उन्होंने कहा था कि सनातन विद्वत परिषद तय करती है कि कौन शंकराचार्य होगा। चार इन चारों शंकराचार्य में से 3 शंकराचार्य जिनका अभिषेक करते हो, वो कौन है? शंकराचार्य है ना। ये तय करने का, भाजपा ने ये तय करने का भी, पहले तो सनातन को अपमानित करेगी और सनातन में कौन शंकराचार्य होगा ये तय करने का ठेका भी जैसे चीन के शी जिनपिंग ने ले रखा है कि दलाई लामा अगला कौन होगा, ये शी जिनपिंग तय करेंगे। ऐसे क्या नरेंद्र मोदी तय करेंगे या योगी जी तय करेंगे? क्या ये महामूर्खता की बात है? भाई, हमारा कोई धर्म क्षेत्र मेरा नहीं है, धर्म क्षेत्र मेरा नहीं, हमारा क्षेत्र समाज नीति राजनीति है। लेकिन मैं भी उसी सनातन धर्म का हूं, मेरे भी परम पूज्य वो शंकराचार्य जी हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरे परम पूज्य शंकराचार्य जी नहीं। तो अगर वो अपमानित होंगे तो मैं तो अपमानित महसूस करूंगा ना, आप भी अपमानित महसूस करेंगे। आप अपनी प्रकटीकरण अपमान का न कर पाए किसी कारणवश, वो आपकी इच्छा है, लेकिन अपमानित तो महसूस करेंगे। आप मुझे बताइए, ये कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन शंकराचार्य होगा कौन शंकराचार्य नहीं होगा? और अगर आपस में विद्वानों में भी विभेद है, मान लीजिए शंकराचार्यों में, पहली चीज तो है नहीं, लेकिन ये तो तय वो करेंगे ना। उनका बयान, स्वामी निष्ठलानंद जी का बयान आया कि ये शंकराचार्य नहीं है? बताइए, आया हो किसी 3 शंकराचार्यों में से आया हो? भाई 4 पीठ हमारी हैं, वही तो तय करेंगी। उनमें से किसी एक ने ये कहा हो कि ये शंकराचार्य नहीं है तो मुझे बता दीजिए, किसी एक पीठ ने। तो ये सारी बातें देखिए, धर्म को बदनाम कर रही है भाजपा, धर्म के नाम पर धंधा करती है भाजपा, चंदा चोरी करती है भाजपा, और सबसे बड़ी बात, संघ उस डकैती को वैलिडेट कर रहा है जो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा संरक्षक कहता है। अफसोस की बात है, मुझे अंदर से सच में ये राजनीति से परे अफसोस है, क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूं। मुझे अफसोस है इस बात का कि इस तरीके की बातें हो रही हैं, इस तरीके से लांछित किया जा रहा है, अपमानित किया। शंकराचार्य जी के खिलाफ एफआईआर, वो भी कैसी एफआईआर, लेकिन सर एक और वो भी सवाल और कितनी। होता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 17 के दौरान 15 की जब घटना इसी शंकराचार्य के साथ होती है माघ मेले में, तब तो ये कांग्रेस के लोग इस तरह का शंकराचार्य नहीं बयान थे दे ना, देते। पहले अपने सवाल को सही करिए। उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, उस समय स्वरूपानंद सरस्वती जी जीवित थे, वो शंकराचार्य थे। ये नहीं, ठीक है, शंकराचार्य नहीं थे। ठीक है, शंकराचार्य की टाइटल उनको नहीं मिली थी, नहीं, लेकिन ये है टाइटल, कि वो फिर वही सनातनी तो थे। टाइटल की बात, शंकराचार्य ही, शंकराचार्य टाइटल नहीं होता है। आप लोग सनातन धर्म को यहां पर भी बैठ के बदनाम मत करिए। नहीं, वो आखिरकार तो शंकराचार्य साक्षात सनातनी तो रुद्रावतार होता है। सनातनी तो तब भी थे। अभी हाँ, मुक्तेश्वरानंद थे जो है सनातनी तो थे 2015 में भी थे, और उनके हाँ, साथ बिल्कुल थे, मिसबिहेव हुआ और बिल्कुल हुआ। पुलिस के द्वारा पिटाई हुई, तो उस समय तो हाँ, कांग्रेस उस तरीके से प्रतिवाद नहीं की थी। पर आपने मुझको याद शायद, नहीं है। या तो ललित राय जी, आपको या तो जानकारी नहीं है, या फिर आप जानकारी बताना नहीं चाहते। आप उस वक्त के बनारस वासियों से पूछिए, उस वक्त के अखबार समाचार पत्र, चाहे इवन हमारा तो विरोधी समाचार पत्र है दैनिक जागरण, आज, नव भारत, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, किसी अखबार में आप देखिए, किसी अखबार में आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस सड़क पर, शंकराचार्य जी तो नहीं थे उस वक्त स्वामी अवधूत मुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में अजय राय के नेतृत्व में लगातार बैठी रही और सपा की सरकार का विरोध किया था, और सपा ने माफी भी मांगी थी।
ये सब नहीं सर, उसी समय मैंने समाजवादी कहा पार्टी के साथ ही है। क्या तो है। जब स्वामी जी स्वयं क्या नाम सपा को माफ कर चुके हैं, तो उसमें मतलब ये कोई पाप कर रहे हैं क्या? हम हैं उनके साथ में है। ये तो भाजपा वाले तो जिनको देशद्रोही कहते थे उनके साथ में, पीडीपी के साथ में सरकार बनाते। एक प्रश्न उनसे भी कर लेते, कभी कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी से भी तो करके देख लीजिए। 1-to-1 बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। कभी एक प्रश्न किसी ने किया होगी क्या नाम पीडीपी के साथ सरकार काहे बनाए थे? अच्छा सर, एक सवाल और है कि खास तौर से यूपी में अगर 2027 का विधानसभा का चुनाव है, जैसा कि बहन मायावती ने भी साफ कर दिया कि गठबंधन नहीं करने जा रही है वो किसी के साथ, तो जी आपको ये लगता है कि विपक्ष गैर बीजेपी सरकार चाहता तो है, लेकिन ये है कि जब अलायंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके अपने इंटरेस्ट आड़े आ जाते हैं, लिहाजा अलायंस खत्म नहीं हो पाता, तो इससे ये कहीं अपने आपको मतलब विपक्षी एकता को तो डेंट। दो बातें। पहली चीज तो शंकराचार्य जी की बात अधूरी रह गई थी। हाँ, पूरी कर दीजिए। शंकराचार्य जी के खिलाफ पॉक्सो का एक्ट लगाया है भाजपा की सरकार, और वो भी एक ऐसे अपराधी से एक्ट लगवाया है जो हिस्ट्री सीटर है, और वो हिस्ट्री सीटर राम भद्राचार्य का चेला है। और राम भद्राचार्य के भाजपा से क्या संबंध है सारे लोग जानते हैं। तो जिस तरीके से धर्म का अपमान किया गया है, जिस तरीके से साफ साफ एकदम बहुत क्लियर, और जो जो 14 पन्नों का क्या नाम वो है, उससे जो जज जिसने वो फैसला दिया है उसका भी विवेक जो है वो सामने दिखाई दे रहा है, सामने स्पष्ट है। जो जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, जिस दबाव में जज ने भी काम किया है, सबको पाप का भागी होना पड़ेगा, सबको श्राप का भागी होना पड़ेगा, सारे नरकगामी होंगे। इस चीज को याद रखिएगा। जिस तरीके से शंकराचार्य जी को बिलो द बेल्ट वार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, परिणाम भुगतना होगा, यहां की अदालत में भी और वहां की अदालत में भी। अब आप आ जाइए दूसरा प्रश्न जो आपने किया। भाई, सबके अपने अपने हित हैं, सारी पार्टियां होती हैं, बसपा का अपना है, बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहती है, रहे, कौन उसको रोक रहा है? हमने तो खुला आमंत्रण दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके की जो उसका आचरण है आज जो दिखाई दे रहा है, उस आचरण से स्पष्ट होता है कि बहुजन मिशन को धोखा दे रहे हैं वो लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग। और बहुजन मिशन इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ में है, और बहुजन मिशन इंडिया गठबंधन के इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 2024 का इलेक्शन है। तो हम तो कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। हमारा इंडिया अलायंस पूरी तरीके से गांव गांव जा रहा है, पांव पांव जा रहा है, एसआईआर करा रहा है, बूथ पे काम कर रहा है, संगठन सृजन कर रहा है, और हम 403 की 403 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, सिंबल कोई किसी का भी हो। और जो लोग इसमें आना चाहेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यानी इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मिल बैठ के फैसला करेगा। हम किसी को एप्लीकेशन या कोई विनती नहीं करने जा रहे हैं कि आप हमारे गठबंधन में आइए। जिन लोगों को संविधान बचाना है, जिन लोगों को लोकतंत्र बचाना है, जिन लोगों को आरक्षण बचाना है, जिन लोगों को दलितों के हक बचाने हैं, जिन लोगों को यह बचाना है कि उत्तर प्रदेश में दलित को पेशाब न चटवाया जाए, वो लोग साथ आएंगे। और जो लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो, आरक्षण खत्म हो, वो भाजपा के साथ जाएंगे। तो ये रहे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने कहा कि गांधी जो फैमिली है वो सीमेंटिंग फोर्स है और उसके बिना कांग्रेस की हम कल्पना कर नहीं सकते। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो यूपी में निश्चित तौर पे 2027 के चुनाव में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सिंबल किसी का भी हो। और इसके साथ ही साथ शंकराचार्य जो इस समय यूपी की राजनीति में सुर्खियों में है, उस पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद को सनातनी कहती है, वो सनातन धर्मियों के साथ कैसे आचरण पेश कर रही है, कैसे अपमानित कर रही है, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो अगर ये पूरे समग्र तौर पर सुरेंद्र राजपूत जी ने अपनी पूरी बात को रखी है, और आगे क्या यूपी की जनता क्या जनमत देती है, क्या फैसला आता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। और इन सब के बीच अगर आपने द फेडरल देश को बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ अगर आपका कोई कमेंट हो, सुझाव हो, तो उसको आप इनबॉक्स कर सकते हैं। सर, द फेडरल देश से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आया।